हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ उसमें दो छोटे टॉपिक्स हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली और दूसरा है लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत का सिद्धांत। इन दोनों ही टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, इससे पहले मैं 1857 की क्रांति पर एक वीडियो कंप्लीट कर चुकी हूँ। वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है और साथ ही हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी दो सीरीज़ चल रही हैं। एक तो नेशनल करंट अफेयर्स है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, और दूसरा झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स, ये झारखंड के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप लोग उन सीरीज़ को भी फॉलो कर लीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पिछली बार जब मैंने आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताया था तो मैंने आपको उसके कारणों में बताया था कि सहायक संधि प्रणाली और डलहौजी के व्यवगत का जो सिद्धांत था वो मुख्य कारण थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये जो दो प्रणालियां हैं, दो सिस्टम हैं, ये देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को दर्शाता था कि उनकी नीतियां क्या थी, कैसे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उनकी प्रशासनिक नीतियां क्या थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सहायक संधि प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में सब्सिडरी अलायंस सिस्टम भी कहते हैं। ये जो प्रणाली थी इसके जनक थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। डुप्ले क्या करते थे कि जो भारतीय और देसी राजा थे उनसे धन लेकर उनकी सहायता करते थे, और इसी प्रणाली का सबसे ज़्यादा उपयोग लॉर्ड वेलेजली ने किया जब वो भारत में गवर्नर बनकर आए। ये 1798 से 1805 तक भारत में गवर्नर बन के रहे थे, और इस समय इन्होंने इस प्रणाली को एक पूरे अच्छे से फ्रेम में बना के इसका बहुत यूज़ किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये जो सहायक संधि प्रणाली थी इसकी शर्तें और विशेषताएं निम्न थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक मैत्री संधि थी, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप हमें धन प्रोवाइड कीजिएगा। ठीक है, और जो देसी रियासतें ये संधि स्वीकार करने के लिए मान जाती थी उनको कुछ शर्तों को मानना पड़ता था। पहली शर्त तो ये थी कि उन्हें अपनी विदेश नीति से संबंधित जो भी कार्य होते थे वो कंपनी को सौंपने होते थे। विदेश नीति में आता है किसी से मैत्री करना, किसी के साथ संधि करना, या किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध करना। ठीक है, अब ये सारे काम अगर करने हैं तो वो कंपनी करेगी, वो देसी रियासतें नहीं करेंगी। दूसरा, रियासतों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व वो कंपनी को लेना था, और कंपनी अपनी एक सेना देसी रियासतों में रखती और इसका खर्च भारतीय राज्य उठाते। ठीक है, अब ये था कि जो देसी रियासतें थी उन्हें अपनी सेना को डिसॉल्व करना पड़ा, जिन लोगों ने ये संधि मानी उन लोगों ने, और अपनी सारी सुरक्षा का भार दे दिया कंपनी के ऊपर। और इसके बदले वो जो खर्च उठाते थे वो या तो नगद के रूप में उठाते थे, जैसे सोने चांदी के सिक्कों के रूप में, या जो भी वो उस समय देते थे उपहार, और या फिर अगर वो नहीं दे पाते थे तो राज्य की भूमि का हिस्सा दे देते थे। और अगर कोई देसी रियासत ये खर्च वहन नहीं कर पाती थी तो कंपनी जो थी उसकी भूमि का अधिग्रहण कर लेती थी। उसके अलावा कंपनी ने बोला था कि इस संधि को स्वीकार करने वालों को एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी अपने वहाँ रखना होगा जो देसी रियासतों के जो प्रशासन है उसमें सहायता करेगा। तीसरा, एक शर्त ये थी कि देसी रियासतें कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को, किसी भी यूरोपीय व्यक्ति है या कोई और शत्रु देश का व्यक्ति है, उसको अपने यहाँ नौकरी या शरण पे नहीं रखेंगी। स्पेशली ये बनाया गया था फ्रांसीसियों के लिए, क्योंकि उस समय फ्रांसीसियों का प्रभाव भी भारत में था, तो और या फिर कोई और शत्रु देश जो जैसे बगल की देसी रियासतें हैं उनके बारे में भी। ठीक है, और कंपनी ने लास्ट में बोला कि हम आप लोग के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं देंगे, आप अपना इंटरनल मैटर खुद से संभालिए, हम सिर्फ आपकी विदेश नीति देखेंगे और आपकी सुरक्षा का दायित्व लेंगे। और इस संधि का जिन लोगों ने ये संधि स्वीकार की उसके बाद इस संधि का क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, कंपनी पे, देसी रियासतों पे। तो देखिए, सबसे पहले तो कंपनी पे ये प्रभाव पड़ा कि कंपनी के साम्राज्य का विस्तार हुआ। लॉर्ड वेलेजली का एकमात्र ये उद्देश्य था कि वो अपनी कंपनी की सीमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, दूसरा ये हुआ कि जो बाकी यूरोपीय थे, खासकर जो फ्रांसीसी थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया,
उनके प्रभाव को ख़त्म करने में इसमें सहायता मिली। उनको जब व्यापार ही नहीं करने दिया जाएगा, अपने वहाँ नौकरी ही नहीं दी जाएगी, तो उनका कंपटीशन होगा ही नहीं, तो उनके प्रभाव को ख़त्म करने में सहायता मिली। एक ये हुआ कि बिना व्यय के सेना का गठन हो गया, मतलब सेना थी कंपनी की, लेकिन इसका खर्च उठा रहे थे देसी रियासतें, भारतीय रियासतें। और ये जो सेना बनाई गई थी, इस सेना का यूज़ देसी रियासतों की सुरक्षा के लिए नहीं होता था। मोस्टली इसका यूज़ होता था कि कंपनी अपने साम्राज्य विस्तार में यूज़ करे, अपने शत्रुओं को ख़त्म करने में, या अन्य देसी रियासतें जो भी हैं उन सब को ख़त्म करने में इस सेना का यूज़ करती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि देसी रियासतों की विदेश नीति पर नियंत्रण से कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र पर काबू हो गया। जब दो देसी रियासतें आपस में मिलेंगी ही नहीं, आपस में कोई संधि नहीं होगी, तो कंपनी के खिलाफ गुटबाजी भी नहीं होगी, और इस गुटबाजी को रोकने में कंपनी ने ये अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी इस संधि के माध्यम से। उसके बाद देसी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो देखिए, संधि को मानकर देसी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता को गंवा दिया। कोई भी राज्य तभी स्वतंत्र या संप्रभु होता है जब उसकी विदेश नीति उसके हाथों में होती है, लेकिन जब देसी रियासतों ने अपनी विदेश नीति कंपनी के हवाले कर दी तो उसकी संप्रभुता खो गई। उसके बाद अपनी सेना भी समाप्त कर दी थी, कंपनी की सेना पे पूर्णतः आश्रित हो गए। तो कहीं युद्ध करना है, कोई समस्या आ रही है, तो फिर कंपनी के पास ही नहीं जाना होता था। उसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई। जब अपनी संप्रभुता गंवा दी, सेना गंवा दी, उसके बाद अर्थव्यवस्था में जब सारे फैसले कंपनी लेने लगी, तो वो अपने हिसाब से फैसले लेती थी, जनता का शोषण करती थी, तो अर्थव्यवस्था भी राज्यों की खराब होने लगी। अब कहा तो कंपनी ने ये था कि वो आंतरिक मामलों में, इंटरनल मैटर्स में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन वो सिर्फ कहने का था। धीरे धीरे राज्यों के सारे इंटरनल मैटर्स में कंपनी ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एक ब्रिटिश रेजिडेंट रख ही दिया था। उसके अलावा ये लोग अपनी पर्सनल अदालतें भी शुरू कर रखी थी इन्होंने। तो इससे क्या हुआ कि देसी राजा धीरे धीरे कठपुतली बन गए, क्या एकदम निठल्ले हो गए। कुछ उनके पास काम धाम रह नहीं गया था। और इन सब से ये हुआ कि फाइनली प्रजा का शोषण बढ़ने लगा। जब प्रजा का शोषण बढ़ा तो उसके बाद जनता असंतुष्ट हो गई, और ये एक कारण बना 1857 की क्रांति का। ठीक है, अब देखिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाली देसी रियासतें, ये प्रश्न एग्जाम में सीधे पूछता है। एक तो ये पूछता है कि इनमें से किस किस ने सहायक संधि स्वीकार की, साथ में ये भी पूछ लेता है कि इनको क्रम से सजाइए कि पहले किसने की, फिर किसने की। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हैदराबाद का जो निजाम था उसने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की थी। उसके बाद 1799 में मैसूर में क्या था कि मैसूर में टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि पहले हैदर अली, फिर टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, और फिर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अंग्रेज जो हैं वडियार वंश का शासक बिठा देते हैं वहाँ पे मैसूर में, और उसके साथ सहायक संधि कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है तंजौर में अक्टूबर 1799। अक्टूबर इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार पूछ लेता है क्रम से सजाओ, तो पहले मैसूर फिर तंजौर। उसके अलावा अवध में 1801 में ये सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद मराठा पेशवा ने दिसंबर 1802 में ये संधि स्वीकार की थी। जो बाजीराव द्वितीय थे उनके साथ बसीन की संधि हुई थी। देखिए, इन्हीं बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहब, दत्तक पुत्र थे, और इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, और बाद में इन्हें पेंशन पे रख दिया गया था। इसके अलावा 1803 में भोसले, 1804 में सिंधिया, इन लोगों ने भी सहायक संधि स्वीकार की थी। और इन सब के अलावा कुछ और छोटे राज्य भी थे, जैसे राजस्थान के कई राज्य हैं, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, मच्छेड़ी, इन सब राज्यों ने भी सहायक संधि स्वीकार की थी। अब देखिए, यहाँ पे नोट में है 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले सहायक संधि जो है वो अवध ने स्वीकार की थी। देखिए, मैंने ऊपर आपको बताया कि अवध ने 1801 में स्वीकार की थी।
इसमें क्या है कि जब बक्सर की युद्ध होता है 1764 में, तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है लॉर्ड क्लाइव और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला उनके बीच में, और वहाँ पे सहायक संधि स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन जो वेल फ्रेम्ड सहायक संधि थी, जो वेलिजली की सहायक संधि थी, वो अवध 1801 में स्वीकार करेगा। ठीक है, और वेलिजली द्वारा लाई गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत हैदराबाद थी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। हैदराबाद ने 1798 में ये संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो हो गया सहायक संधि। इसके बाद देखते हैं व्यवगत का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसके और नामों से भी इसे जाना जाता है, जैसे चूक का सिद्धांत, हड़प का सिद्धांत, या गोद लेने की जो प्रथा थी उसका निषेध का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। साथ में इसे शांतिपूर्ण विलय की नीति भी कहते हैं। शांतिपूर्ण इसलिए क्योंकि इस सिद्धांत में ऐसा था कि गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया गया था और चुपचाप राज्यों को अपने में मिला लिया जाता, इसलिए शांतिपूर्ण। अब देखिए इस सिद्धांत में या इस नीति के अंदर क्या था, इस नीति के अंदर ये था कि कंपनी के जो अधीनस्थ राज्य थे, वो राज्य जो कंपनी के अंदर आते थे, अगर उनका कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं था, अगर वो दत्तक पुत्र होता था, तो ये राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, अब इस सिद्धांत का प्रयोग लॉर्ड डलहौजी ने बहुत ज़्यादा किया। ऐसा नहीं कि इस सिद्धांत के जनक लॉर्ड डलहौजी थे, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया और इनके समय में ब्रिटिश सीमाएं बहुत बढ़ गई। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत में रहे थे। ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे। वेलिजली गवर्नर थे और लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। इनके समय में और भी बहुत सारे काम हुए थे, जैसे पहली बार रेल नीति इन्हीं के समय आई थी, संथाल विद्रोह हुआ था, या फिर वुड्स डिस्पैच आया था शिक्षा के ऊपर आयोग। तो ये सब जब हम लोग ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये व्यवगत का सिद्धांत है, डॉक्टर ऑफ लैप्स है, ये किस तरीके से लागू होता था इसको समझ लेते हैं। देखिए ब्रिटिश भारत में राज्यों को 3 तरीके से डिवाइड किया गया था। एक तो वो राज्य जो कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले थे, जिनसे डिपेंडेंट स्टेट भी कहा जाता था। मतलब ये वो राज्य थे जो कभी कंपनी से हार गए थे, समझ लीजिए, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे इनके। दूसरा था प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट यानी कि अधीनस्थ राज्य, जिन्होंने जैसे सहायक संधि स्वीकार कर ली हो, इस तरीके के जो राज्य थे वो। और तीसरा होता था स्वतंत्र राज्य, फ्री स्टेट्स। कुछ राज्य ऐसे भी थे जिनका ब्रिटिश भारत से कोई लेना देना नहीं था, ब्रिटिश कंपनी या सरकार से कोई लेना देना नहीं था, वो वाले राज्य। तो इन लोगों ने गोद लेने की प्रथा कैसे चलाई थी कि जो प्रथम श्रेणी के राज्य थे, यानी कि जो डिपेंडेंट स्टेट थे, उसमें गोद लेना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था कि वहाँ के लोग गोद, वहाँ की देसी रियासतें गोद नहीं ले सकती थी। और उसके बाद जो द्वितीय श्रेणी के राज्य थे, जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स यानी कि अधीनस्थ राज्य थे, वहाँ पे क्या होता था कि आप गोद ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कंपनी की, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी अनुमति आवश्यक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपनी इच्छा से किसी को अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपना प्रॉफिट देख के, जिसको मन करा उसको गोद लेने की अनुमति दे दी और जिसको मन करा उसको गोद लेने की अनुमति नहीं दी। और जो तृतीय श्रेणी के थे, जो फ्री स्टेट थे, वो तो नाम से ही ये है कि स्वतंत्र राज्य हैं, तो वो गोद लेने के लिए स्वतंत्र थे। अब देखिए व्यवगत सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा था। व्यवगत सिद्धांत में देखिए जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने इसने अपने साम्राज्य विस्तार का एक साधन, एक हथियार के तौर पे इसे यूज़ किया था। मन मर्जी से ये लागू करके, ये सिद्धांत लागू करके, नीति लागू करके कई राज्यों को अपने में मिला लिया। उसके बाद कंपनी की सीमाओं में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, ये तो मैंने आपको बताया ही। उसके अलावा देखिए ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इससे कई राज्यों की, कई देसी राज्यों की संप्रभुता पे प्रहार हुआ, क्योंकि अगर उत्तराधिकारी उनका नहीं है तो गोद लेने का अधिकार उनसे छीन लेना, ये किसी राज्य की संप्रभुता पे या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रहार होता है। तो इससे ब्रिटिश विरोधी असंतोष का जन्म हुआ। और लास्ट में क्या हुआ कि यही नीतियाँ बाद में 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों में से एक रही थी। और लॉर्ड डलहौजी तो 1856 में वापस चले गए। उसके बाद 1857 की क्रांति हो गई।
लॉर्ड डलहौजी ने अपनी इस पॉलिसी के तहत जो जो राज्य मिलाए थे वो कौन कौन थे? सबसे पहले तो उन्होंने सतारा को मिलाया 1848 में, फिर जैतपुर को मिलाया 1849 में, संभलपुर को भी 1849 में मिलाया, ये उड़ीसा में है, यहाँ नारायण सिंह थे। फिर बघाट को मिलाया, बघाट को बाद में लॉर्ड कैनिंग ने वापस कर दिया था। उसके अलावा उदयपुर को मिलाया 1852 में, फिर झांसी को मिलाया 1852 में, और उसके बाद नागपुर को मिलाया 1854 में। ठीक है, इनको ये नाम और डेट के साथ ऐसे ही सीधे याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ और राज्य भी थे जो लॉर्ड डलहौजी के आने से पहले कंपनी ने अधिग्रहित कर लिए थे। जैसे 1803 में जयंतिया है, 1819 का कन्नौर है, 1824 में किटूर है, या 1846 का कांगड़ा है। ये सब लॉर्ड डलहौजी के आने से पहले ही अधिग्रहित कर लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि लॉर्ड डलहौजी व्यवगत सिद्धांत के जनक थे, लेकिन हाँ, इसका वाइड स्केल इम्प्लीमेंटेशन अगर आप कहें कि वृहद तौर पे अगर इसका उपयोग किसी ने किया तो वो लॉर्ड डलहौजी ने किया, और उन्होंने देसी रियासतों को इस हद तक असंतुष्ट कर दिया कि फाइनली 1857 का रिवोल्ट हो गया। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो यहीं तक है, और इस वीडियो में जो भी ये डेट वाइज दिया गया है, ईयर वाइज, इन्हें आप ऐसे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।